नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने जमानत याचिका दाखिल की है। साकेत कोर्ट में अब आफ्ताब की याचिका पर कल सुनवाई होनी है। आफ्ताब को दिल्ली पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड श्रद्धा के मर्डर के आरोप में 12 नवंबर को गिरफ्तार किया था। वो अभी न्यायिक हिरासत में है। आफ्ताब ने ये जमानत याचिका ऐसे वक्त पर दाखिल की जब श्रद्धा मर्डर केस में जांच कर रही दिल्ली पुलिस को एक दिन पहले ही बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल मेहरौली के जंगलों से पुलिस को जो शव के टुकड़े हड्डियों के रूप में मिले हैं वो श्रद्धा वॉकर के ही थे। शव के इन टुकड़ों का श्रद्धा के पिता के डीएनए से मिलान हो गया है और इतना ही नहीं, डीएनए रिपोर्ट में आफ्ताब के फ्लैट के अंदर बाथरूम और किचन से मिले खून के ट्रेसेस भी श्रद्धा से मैच कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब को गिरफ्तार कर पूछताछ की थी और इसके बाद मेहरौली जंगल और गुरुग्राम में उसकी बताई हुई जगह से पुलिस ने शव के कई टुकड़े हड्डियों के तौर पर बरामद किए। पुलिस को एक मानव जबड़ा भी मिला था। पुलिस ने इस सब की जांच के लिए सीएफएसएल की लैब में भेजा था। इतना ही नहीं, डीएनए टेस्ट के लिए पिता का सैंपल भी लिया गया था। अब श्रद्धा के पिता के डीएनए से मिलान हो गया है हड्डियों का। इसके साथ ही आफ्ताब ने अब जमानत याचिका दाखिल की है साकेत कोर्ट में। और ये याचिका ऐसे समय में दाखिल की गई है जब एक दिन पहले यानी कि कल ही श्रद्धा के पिता से डीएनए श्रद्धा की हड्डियों का मैच हुआ है। तो अभी न्यायिक हिरासत में आरोपी आफ्ताब पूनावाला दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और ऐसे में जमानत चाहता है आफ्ताब। श्रद्धा मर्डर में मुख्य आरोपी, श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने ये याचिका दाखिल की है। जमानत याचिका की ओर से उसकी द्वारा कहा गया है वो जमानत चाहता है और जमानत भी ऐसे मौके पर जब मामला एकदम पीक पर है। कोर्ट में पुलिस साक्ष्य पेश करने जा रही है थोड़े दिन बाद और कल ही उसका डीएनए सैंपल मिलान हुआ है श्रद्धा का उसके पिता से। तो जंगल से हड्डियां मिली थी, मेहरौली के जंगल से जो हड्डियां मिली थी श्रद्धा की, उसको लेकर ये डीएनए की रिपोर्ट कल आ गई। और इसके साथ साथ आफ्ताब ने जिन जिन ठिकानों पर हड्डियां फेंकी, आफ्ताब ने पुलिस को बताया था। पुलिस की टीम दिल्ली से सटे मेहरौली के जंगलों में कड़ी छानबीन के बाद जो सफलता दिल्ली पुलिस को मिली थी और इस सफलता के बाद आज आरोपी आफ्ताब की ओर से जमानत याचिका के लिए कहा जा रहा है, जमानत याचिका लगाई गई है। और ऐसे में अब आरोपी आफ्ताब जेल से बाहर निकलना चाहता है, जमानत चाहता है श्रद्धा मर्डर केस में मुख्य आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला। और ऐसे में इसे जमानत मिलती है कि नहीं ये तो कोर्ट पर निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस के लिए आफ्ताब की जमानत याचिका से मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं क्योंकि पुलिस को एक बड़ी सफलता इस पूरे मामले में मिली थी। साफ ने दया याचिका दाखिल की थी और इसको लेकर अब साकेत कोर्ट में दरअसल कल सुनवाई भी होनी है इस पूरे मामले की। साथ ही सजा का ऐलान भी कोर्ट कर सकता है क्योंकि अब तक पुलिस के पास कुछ मजबूत साक्ष्य नहीं थे। अब तक आरोपी आफ्ताब ये बार बार कबूल कर रहा था, इकरार जुर्म उसने किया। नितिन, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सीधे न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, अब मुश्किलें बढ़ रही हैं पुलिस की भी क्योंकि आफ्ताब की ओर से जमानत याचिका दाखिल कर दी गई है कोर्ट में और कल साकेत कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आफ्ताब जो है जैसे हत्याकांड को लेकर काफी चर्चाएं चल रही थी दिल्ली में, जो हत्याकांड की जिस तरीके से 35 टुकड़े जो है लड़की के किए गए थे आज चर्चा के, तो उसी को कोर्ट का जो है फैसला सुनाया गया। जिस तरीके से याचिका दायर की गई है दिल्ली पुलिस की आए थे जो है मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है आफ्ताब का जो है उससे पूछताछ की गई थी कोर्ट में ले जाकर। उसके मोबाइल फोन, श्रद्धा के मोबाइल फोन के बारे में पता किया गया था, उसके तमाम चीजों के बारे में, श्रद्धा के बारे में पता किया गया था। जिस तरीके से श्रद्धा के जो 35 टुकड़े उसने करे थे और 35 टुकड़ों जो है उसने कहाँ कहाँ फेंके, वो सारी चीजें उसने बताई थी कि मेहरौली के जंगल में जाके फेंके, गुरुग्राम वाले जंगल में जाके फेंके। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस काफी दिनों से जो है लगातार इस पे जो है सर्च कर रही है, रिसर्च करने में लगी हुई है, तमाम वहाँ पर जो है
पुलिस फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है जिस तरीके से, क्योंकि आफ्ताब जो है काफी दिनों से पुलिस को जो है चकमा दे रहा था, जिससे जो है आफ्ताब सद्या की जो हत्या की गई थी। लेकिन फिर उसके बाद जो है उसके आफ्ताब सद्या के जो पिता है उनका जो कल डीएनए टेस्ट कराया गया था। डीएनए और एफएसएल जो रिपोर्ट आई थी तो उसमें जो हड्डियां मैच कराई गई थी सद्या के जो पार्ट थे, जो बॉडी के पार्ट थे, उससे सद्या के पिता के जो डीएनए उसमें मैचिंग हो गया। तो मैचिंग में साफ यही पता लगा कि वो सद्या के जो कल डीएनए टेस्ट कराया था, एफएसएल जो रिपोर्ट आई थी उसमें साफ यही पता लगा जिस तरीके से सद्या की जो बॉडी के पार्ट थे उसके पापा के जो उनके पिता की बॉडी से मैच कराए गए थे। तो उसमें जो एफएसएल रिपोर्ट आई नहीं, थी ऐसे में अब ये जमानत याचिका नितिन दाखिल की गई है, तो इस पूरे मामले में कानून के जो जानकार हैं उनका क्या कहना है? क्योंकि अभी तो अहम सुराग पुलिस को हाथ लगा है। श्रद्धा की हड्डियों का डीएनए सैंपल उसके पिता से मैच हो गया और ऐसे में आरोपी आफ्ताब जमानत के लिए याचिका दाखिल कर देता है। तो इस पूरे केस में किस एंगल की ओर केस जाता दिख रहा है और ऐसे में क्या जमानत मिलना संभव है क्या उसको? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उसने याचिका दायर किया कल कोर्ट में, जो उसको जो पेशी भी कराई जाएगी कोर्ट से पहले ही वो याचिका दायर कर रहा है को अपनी जमानत को लेकर की जमानत उसकी जल्दी से हो जाए। लेकिन उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस की मुसीबतें जो है काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उधर एक तरफ याचिका दायर कर रहा है कोर्ट में, दूसरी तरफ जो दिल्ली पुलिस सबूत इकट्ठे करने में लगी हुई है वहां पर। तो इसी को देखते हुए उनके वकील का पूरी साफ कहना है कि जिस तरीके से आज कोर्ट में याचिका दायर किया कि आफ्ताब की जो जमानत याचिका है उसे जो है उसने दाखिल कर दिया और साथ ही उसी के बाद में जो है एक तरफ दिल्ली पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन करने में लगी गई है, क्योंकि टीम जो है काफी दिनों से लगाई गई थी दिल्ली पुलिस जो आफ्ताब की जो है उससे पूछताछ करने में लगे थे। तमाम उसके सत्या के जो सबूत है वहां तक जो है पहुंचे गए आफ्ताब ने, जहाँ उसने बताया था कि आखिरकार कहाँ का बॉडी के जो पार्ट है वो कौन कौन सी जगह फेंके थे। तो उसमें जो दिल्ली पुलिस काफी दिनों से मेहनत कर रही थी। साथ ही उसी के बाद में आपको बता दें जब आज उसने याचिका दायर की अपने कोर्ट में, जो अपने वकील के साथ में गया जाके याचिका दायर कर रहा है, उधर दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की काफी मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से कल डीएनए टेस्ट हुआ था उसके पिता का, तो पिता की हड्डियों से वो मैच कराया गया था कि सत्या के जो पार्ट थे वो मैच कराए गए थे। साथ ही उसी में जो है ये लग रहा था कि कल से तो किसी तरीके से डीएनए टेस्ट और एफएसएल जो रिपोर्ट आई थी, एफएसएल रिपोर्ट में साफ यही लग रहा था कि आफ्ताब को जो है जल्दी सजा मिल जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अपनी याचिका को दायर कर रहा है, उसके जो वकील है वो साफ यही जो है चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आज आफ्ताब ने याचिका दायर करी अपनी जमानत को लेकर, वो काफी दिनों से परेशान बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आफ्ताब से पूछताछ के बाद अब अपनी जो जमानत है उसे याचिका को जो है कर रहा है। और साथ ही उसके वकील का कहना है कि आफ्ताब ने जो जमानत याचिका की जो है अर्जी लगा दी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। नजर लगातार बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार के छपरा में जहरीली शराब ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते दर्जनों घरों में मातम छा गया और 58 लोग काल के गाल में समा गए। अब शराब कांड को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर हैं। बिहार विधानसभा में आज भी हंगामा देखने को मिला। मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के सदस्यों ने इस मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही नारेबाजी को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा विधायकों से प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर बात की जाएगी लेकिन सदन चलने दिया जाए। हालांकि विपक्षी विधायकों ने शोर शराबा बंद नहीं किया और उसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। जब दोबारा सदन शुरू हुआ तो नीतीश कुमार ने कहा कि शराब से होने वाली मौतों पर कोई हमदर्दी नहीं दिखाई जाए। बिहार के अलावा यूपी, एमपी और गुजरात में भी शराब से मौतें हो रही हैं। वहीं से शराब मामले पर नेताओं ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। लोगों की मौत हुई है, बहुत दुखद बात है। मैं उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। लेकिन एक बात जो हमें विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ है कि ये कंटेनर, एक ही कंटेनर आया है, जो उस कंटेनर से जो भी शराब लोग पिए हैं उनकी मौत हुई है या बीमार हैं और मौत हो रही है। तो कहीं ना कहीं विरोधी दल के लोग जो यूपी में जिनकी सरकार है वो लोग इसमें शामिल हैं बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए। तो ये भी उनका फेल्योर है, गवर्नमेंट उनका है। हम अगर ला रहे हैं तो पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? लेकिन गोपालगंज से दारू माफिया को किसने टिकट दिया? किसने दारू पीते हुए जो वायरल हुआ था फोटो, उसको टिकट किसने दिया? ये हम लोग का सवाल है। 12 बजे ये तमाम विषय को लेके जो बिहार के अंदर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार और जहरीली शराब के कारण इतनी मौतें हो रही है, सरकार छुपा रही है। हम लोग सीबीआई की जांच या न्यायिक जांच ये करवावे। हाईकोर्ट के जज से ये एसआईटी खाना पूर्ति के लिए किया गया है। ये कहीं न कहीं जो पुलिस
दारू बेचवाता है, दारू माफिया को संरक्षण देता है, उसके पैसे से भ्रष्ट कमाई करके अकूत संपत्ति जमा करता है, आप उसी को जांच दे रहे हैं। राज्यपाल से मिलेंगे और कहें लोकहित के विषय पर चर्चा करानी चाहिए। सुनने में क्या हर्ज है? 1 मिनट समय प्रतिपक्ष का अधिकार बनता है। हम भी आसन पर थे, सुनते थे, सत्ता पक्ष के लोग हमसे नाराज रहते थे कि प्रतिपक्ष को आप मौका देते हैं, हद हो गई। इस तरह से हम सदन चलाएंगे धृतराष्ट्र बनकर, सदन की गरिमा को गिराएंगे। और सरकार आसन को नीचे से निर्देशित किया जाता है, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आसन को निर्देशित करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये दुर्भाग्य। निश्चित रूप से शराबबंदी आपने जो लागू किया है, शराबबंदी मूल रूप से बंद होना चाहिए, लेकिन आप जो जहरीली शराब बनवा रहे हैं, आपके अधिकारी जो उसमें संलिप्त है, वैसे काम को रोकना है। और खास करके पासी समाज का जो परंपरागत व्यापार था, जो किसानों का जो पेड़ था, तार का, खजूर का, उसको जिससे आमदनी होती थी, उसको आपने बंद करवा दिया है। और तारी पीने से कोई मरता नहीं है, तारी पीने से कोई मरता नहीं है। उसमें लाखों करोड़ों लोग को उसमें रोजगार था, किसान से लेकर के पेड़ चढ़ने वाले, बेचने वाले, और वैसे लोग उसको पीते थे जो समाज के अंदर मजदूरी करते हैं, जिनको शिक्षा से बहुत कम मतलब है, मजदूरी करके आते हैं तो अपना थकान दूर करते हैं। तो वैसे लोगों को जब वो बंद होने के बाद ऐसी दुर्दशा जहरीली शराब का कब आया है? कहीं न कहीं एक ही तरह के जहरीली शराब से अलग अलग गांव के अलग अलग लोगों की जाने गई है। और यह काफ़ी पहले से नियोजित ढंग से, मतलब संगठन ऑर्गेनाइज्ड गिरोह है जो इन सारे चीज़ों को होम डिलीवरी कर रहा है। और वो पूरे लॉट में वो जहरीलापन होगा। चाहे ये तो आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि संबंधित थाना में जो स्प्रिट जब्त किया गया था, उसे कहीं न कहीं उन माफियाओं के हाथों में उसे दे दिया गया और उसी स्प्रिट से बने हुए शराब, जहरीली शराब से इन लोगों की मौतें हुई है। और यह कहीं न कहीं सत्ता संरक्षण में या पुलिस संरक्षण में, प्रशासन के संरक्षण में यह हुआ है। नहीं तो ये होम डिलीवरी का कारोबार जितने लंबे वक्त से चल रहा है, यह निश्चित तौर पर नहीं चलता। और ये देखिए, इस कानून को लागू करने में कई सारे लैप्सेज हैं और उस लैप्सेज को नहीं दूर किया जाएगा तो इस कानून को सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता है। इधर मुजफ्फरपुर में करीब 1 करोड़ की शराब जब्त, ट्रक में तहखाना बनाकर रखी गई थी। शराब समस्तीपुर में सप्लाई करनी थी, पंजाब से शराब लाई जा रही थी। पुलिस टीम ने छापेमारी करके इस ट्रक को पकड़ा है। एक ट्रक से शराब से भरा हुआ ट्रक जब्त किया है मुजफ्फरपुर में। पंजाब से दरअसल ये शराब की बड़ी खेप लाई जा रही थी, बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। समस्तीपुर में शराब की सप्लाई करनी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने आरोपियों के इन मंसूबों को नाकाम कर दिया। मुजफ्फरपुर में करीब 1 करोड़ की शराब जब्त की गई है। ट्रक में शराब लाई जा रही थी तहखाना बनाकर, और उससे पहले ही समस्तीपुर इस शराब को पहुंचना था, लेकिन समस्तीपुर पहुंचने से पहले ही पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और शराब से भरे पूरे ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया, जब्त कर लिया। पुलिस टीम ने छापेमारी के दौरान ये बड़ी सफलता हासिल की है। क्षेत्रीय विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य एवं सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत गुरुवार को सीतापुर क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे थे और अन्य के कार्यक्रमों में देर रात तक शामिल हुए। अमरजीत भगत सीतापुर कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने निःशुल्क सरस्वती साइकिल वितरण योजना के तहत स्कूल में पढ़ने वाले 208 बच्चों को साइकिल वितरित की। इसके उपरांत सूर्य के एक निजी शिक्षण संस्थान के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए। उनके सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नया धान खरीदी केंद्र खोला गया। अब किसान लोग मज़े से अपना सहूलियत के अनुसार धान बेच रहे हैं। किसानों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। साथ में यहाँ पर स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए साइकिल वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया था।
उधर झारखंड सरकार ने झारखंड उत्पाद विधेयक 2022 पर राज्यपाल रमेश बैस की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। सरकार में एक बार फिर से राजभवन और सरकार के बीच ठनती नजर आ रही है। पूर्व में विधानसभा के पटल पर रखे गए विधेयक को बिना किसी संशोधन के सदन में अब पेश किया जाएगा। राज्यपाल की आपत्तियों पर उत्पाद विभाग द्वारा दिए गए जवाब पर संतुष्ट होते हुए बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति दी गई है। विधानसभा के अगले सत्र में विधेयक फिर से पारित कराने के लिए पटल पर रखा जाएगा। ऐसा विधेयक पर राज्यपाल ने 8 बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए इसे सरकार को लौटा दिया था। सरकार का मानना है कि विधेयक पर की गई आपत्तियों के अनुरूप किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 10 सिखों के फर्जी एनकाउंटर मामले में 43 पुलिस वालों को 7-7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इन्हें 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी देना होगा। कोर्ट ने उन्हें गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया है। इसमें कुछ जमानत पर हैं, कुछ को जेल हुई है, कुछ वहीं 10 आरोपियों की मौत भी हो चुकी है। इससे पहले 4 अप्रैल 2016 को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इन पुलिसकर्मियों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, कानपुर से मिल रही है, जहां पर साइकिल की फैक्ट्री में आग लग गई है और आग लगने से दहशत का माहौल फैल गया है। 3 लोगों की मौत हो गई है, 8 मजदूर झुलस गए हैं। 8 मजदूर में से 3 की मौत हुई है, 5 घायल हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फसलगंज, गडरियन, पुरसा, सरेस बाग की पूरी घटना है, जहां पर साइकिल की फैक्ट्री में आग लग गई। साइकिल बनाने की फैक्ट्री थी और देखिए किस तरह से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है स्ट्रेचर पर डालकर। और आग की लपटों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण आग जलने की घटना रही होगी। लेकिन वक्त रहते इस घटना पर अगर काबू पा लिया गया होता तो शायद 3 लोगों की मौत नहीं हुई होती। 3 लोगों ने जान गंवाई है। हादसे में 8 मजदूर झुलस गए हैं, 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, उन्हें भर्ती कराया गया है। देखिए किस तरह से शवों को और घायलों को एम्बुलेंस से ले जाते हुए। और ये आग जलने की घटना आग किन कारणों से लगी, किन परिस्थितियों में लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया। लेकिन इतना जरूर है कि आग इतनी भीषण थी, इस भीषण आग ने 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और उनकी मौत हो गई। साथ ही 8 लोग झुलस गए हैं, 5 लोग गंभीर हालत में भर्ती हैं, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। साइकिल की फैक्ट्री में आग लगी कानपुर में। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हादसे में 8 मजदूर झुलस गए हैं। इधर बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए इस प्रदर्शन में किसानों नगीना तहसील और बुढ़नपुर ब्लॉक परिसर में पशुओं को बांधकर अनोखा प्रदर्शन किया। वहीं भाकियू नेताओं ने प्रदर्शन कर यह मांग की है कि जिला प्रशासन आवारा पशुओं को पकड़कर सरकारी गौशालाओं में नहीं पहुंचाएगा तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का अनोखा तहसीलदार का कोई भी प्रशासन का सरकारी कार्यालयों में पशुओं को बांधकर ये प्रदर्शन किया गया। अपनी तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। जी, तहसीलदार का कोई भी प्रशासन का आदमी अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। खराब है वो डॉक्टर पशु चिकित्सालय को भी हमने सूचित कर दिया। तो भारतीय किसान यूनियन अक्सर अपनी अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन करता रहा और बिजनौर में प्रदर्शन किया गया। सरकारी दफ्तरों के बाहर अपने पशुओं को बांध दिया भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।